साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी है, यह थोड़ी सी परेशानी के कारण ऐसा हुआ है। इस विलंब के लिए खेद है। उसको हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे सभी साथी जल्द हमसे कनेक्ट होंगे। हम आपके बीच आज जिन परिस्थितियों में उपस्थित हुए हैं, यह समय की मांग है और अपने हक हुकूक की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी साथी इसमें लगे हैं, पूरी तन्मयता के साथ जुटे हैं, ऐसे तमाम साथी, इनका हौसला बढ़ाना है और सही रास्ता भी दिखाना है। यह नेतृत्वकर्ता की जवाबदेही होती है। मित्रों, वीर भोग्या वसुंधरा, धरती का सुख उसी को है जो वीर बेटा है। कायर बेटा के लिए धरती का सुख नहीं है। जो कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, तो धरती का सुख वही भोग सकता है जो वीर बेटा है। कायरों के लिए जगह नहीं है धरती पर। कभी कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता है और आज इतिहास लिखने का समय आया है। ऐसे में हमारे जितने भी साथी निलंबन की कार्रवाई झेल रहे हैं, जितने साथी विभागीय कार्रवाई की जद में हैं, ये तमाम साथी हमारे लिए शिक्षक रत्न हैं। और हम आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि बिहार के जितने भी साथी जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिन्हें निलंबित किया जा रहा है, ऐसे तमाम साथियों को हम इन परिस्थितियों से निपटने के बाद सभी लोगों को बुला करके शिक्षक रत्न के सम्मान से सम्मानित करेंगे। यह इतिहास लिखने का वक्त है। आप जितने साथी कुर्बानी दे रहे हैं, जितने साथी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, यह आपके जीवन में एक स्वर्णिम अध्याय लेकर के आएगा। आज जो पूरा तंत्र है और जो पूरी व्यवस्था है, यह हमसे अपेक्षा करती है कि हम उसके हाँ में हाँ मिला दें, हम उसकी जी हजूरी कर लें। हम शिक्षक हैं, हम कदापि नहीं कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से एक निरीक्षण टिप्पणी मीडिया के सामने आई, उस टिप्पणी में आपने देखा है कि किस प्रकार से ऐसे लोग विद्यालयों के निरीक्षणकर्ता बने हैं जिन्हें खुद लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। तो मित्रों, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि ग्राम पथ बनाने में कमीशन खाने वाले लोग अगर ज्ञान पथ बनाने वाले लोगों को आईना दिखाने लग जाएं, जब बाजों की निगहबानी उल्लुओं को दे दी जाए, तो समझिए व्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। उस निरीक्षण टिप्पणी में जब हमने देखा कि यह लिखा हुआ था समय 12:25, तो 12:25 AM लिखा हुआ था। 12:25 AM का मतलब होता है रात। हम विद्यालय दिन में चलाते हैं, तो जो लोग यह सोचते हैं, जो यह चाहते हैं कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। जो यह सोचते हैं कि जो उनको है पसंद वही बात कहेंगे, तो हम कभी नहीं कहेंगे। कोई भी सिस्टम के पदाधिकारी हो, चाहे इस व्यवस्था के लोग हों, जो तुमको है पसंद वही बात कहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। आप क्या समझते हैं? शिक्षक जो है, आप जो चाहेंगे वही कर देंगे? ऐसा कदापि संभव नहीं है। हम इस तरह की जो नीति है, इस नीति का हम विरोध करेंगे। और हमारे साथ आप अभी देख रहे होंगे, जरा कैमरा इधर घुमाइए, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता आदरणीय श्री नलिन जी साथ में हैं। आज हम इनके साथ आपके फेसबुक लाइव में हैं, ताकि आपको हम यह बताएं कि हम लोगों के साथ जो परिस्थितियां हैं उसके लीगल पहलू क्या हैं, इस पर ये बात करेंगे, आपको बताएंगे। इसके पहले मैं आपको यह कुछ बात कहना चाहता हूं
जो सिस्टम के लोग हैं, जो तंत्र के लोग हैं, जो निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं और मनमाना आदेश जारी कर रहे हैं। हमारे फेसबुक लाइव को बहुत सारे लोग देखते हैं, देखना भी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, बिहार के हमारे तमाम साथियों, इस बात को आप बताइए अपने साथियों के बीच में इस रखिए कि जब हम मैट्रिक पास किए थे तो मैट्रिक पास करने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हमें मैट्रिक पास होने का एक सर्टिफिकेट दिया और उस सर्टिफिकेट पर मैट्रिक के बिहार बोर्ड का एक मोनोग्राम छपा है, एक लोगो है। इस पर आप लोगों ने कभी मार्क किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जो नहीं किए होंगे जरूर करिएगा, और जो किए होंगे उन्हें पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मोनोग्राम पर एक युवक की तस्वीर है और उस युवक की तस्वीर में आप देखेंगे कि उसके हाथ में पुस्तक है और पीठ पर तीर कमान है और उस पर एक सूक्ति वाक्य अंकित है जिसमें लिखा है अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरं धनु। मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र देते हुए यह समझा दिया कि अग्रतः सकलम शास्त्रम, आगे में सकल शास्त्र रखो, और पृष्ठतः सशरं धनु, और पीठ पर तीर कमान भी रखो। मतलब कि सबसे पहले आपका अगर किसी से सामना हो तो उसे शास्त्र से समझाने का प्रयास करिए, और जो शास्त्र से न समझे तो उसको शस्त्र से भी समझा देना चाहिए। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हमें सिखाया है। अगर मैट्रिक पास कर गए तो इतनी योग्यता होनी चाहिए। हम शस्त्र की बात करने वाले लोग नहीं हैं, जिस शस्त्र की वहाँ पर परिकल्पना है, हम उस शस्त्र की बात करना चाहते हैं जो शस्त्र हमें किसी को दंडित करने के लिए, दंड की भी कई व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक दंड ही होते हैं, और भी दंड की व्यवस्था है। तो अन्य जो दंड के पहलू हैं, जो वैधानिक पहलू हैं, हम उन पहलुओं की बात करेंगे। हम तो पहले आरजू मिन्नत करने के लिए गए हैं, हम तो पहले उन्हें समझाने के लिए गए हैं, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं और इस तरीके से आदेश निकाल रहे हैं, तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, बहुत बुरा होगा। हम इन चीज़ों पर आपके बीच बात करेंगे, हम बताएंगे। जितने साथियों को अभी शोकॉज किया गया है, निलंबन किया जा रहा है या स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है, आप तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं, हमसे भी शोकॉज किया गया था और हमसे जो शोकॉज किया गया था उस शोकॉज का जवाब हमने दे दिया। हमने शोकॉज का जवाब दिया है और इस शोकॉज के जवाब में बहुत सारी बातें हमने अंकित की है, और इस फेसबुक लाइव के बाद तुरंत बाद मैं अपने सभी जिलाध्यक्षों को इस स्पष्टीकरण का PDF उपलब्ध करा दूंगा। और बिहार में जितने भी साथी हैं, जिन साथियों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल उसे प्रिंट करा लेंगे। हमने एक ऐसा PDF बनवा दिया है जिसमें आपको जिला का नाम लिखने के लिए और नीचे विश्वास भाजन में अपना नाम लिखने के लिए स्पेस हमने छोड़ दिया। आप केवल प्रिंट कराएंगे और उसमें केवल अपना सिग्नेचर करेंगे, अपने जिले का नाम, संबंधित पदाधिकारी के पत्र का प्रसंग जो है, और प्रसंग में आप उसका पत्रांक दिनांक लिख देंगे और इस प्रकार से आप उसका जवाब दे देंगे। आप तमाम साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी चिंता हम कर रहे हैं। हम आपकी चिंता इस कदर कर रहे हैं कि आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, पूरा सामना करेंगे इनका। और हम आपको बता दें कि जो लोग ये मुगालते में हैं कि हम शिक्षकों को डिस्टर्ब करके चैन से बैठ जाएंगे, तो हम चैन से बैठने भी नहीं देंगे। बिहार का यह शिक्षक आंदोलन अपने आप में एक इतिहास रचेगा। जितने साथियों को निलंबित किया जा रहा है, आप खुद को गौरवान्वित महसूस करिए। यह गौरव का पल है, यह चिंता का विषय नहीं है, यह गौरव का पल है। किसी का निलंबित कर देने से हम निलंबित हो जाएंगे, इतनी ताकत किसमें है जी। और जब कार्रवाई होगी तो आप जान लीजिए हम परिवर्तनकारी हैं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ गठरी बांध कर लड़ना जानता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। गठरी बांध कर लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जो आज पदाधिकारी जिलों में हैं या जो विभाग के उच्चाधिकारी हैं, वो कल नहीं रहने वाले हैं, वह थोड़े दिनों के बाद वो चले जाएंगे, लेकिन हम इस विभाग में रहेंगे। जब हम बहाल होकर आए थे उस समय दाढ़ी मूछ नहीं थी, और अभी हमें लंबी नौकरी करनी है। हम इतने समय में हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, यह एक इतिहास बनेगा, एक इबारत लिखी जाएगी। हम डरने घबराने वाले नहीं, जो परिस्थितियां आएंगी उनका हम सामना करेंगे। हम चाहते हैं अपने बीच
उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता आदरणीय नलिन जी हैं। आपको यह बताएंगे कि जिस प्रकार से यह जो चिट्ठियां निकाली गई हैं इसके वैधानिक पहलू क्या हैं और यह किस निष्कर्ष तक पहुंचेगा। इन लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है ये कितने दिनों तक, कितने समय तक यह टिक पाएगी इनकी कार्रवाई, इनके कार्रवाई में कितना दम है और कितना वैधानिक है। और यदि हम न्यायालय में जा करके अपना निलंबन समाप्त करा लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो लड़ाई लड़ेंगे उस लड़ाई के क्या परिणाम होंगे, इन तमाम चीज़ों पर आपको ये बताएंगे। हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग आप सुने। अभी हमारे साथ आप देख रहे होंगे हमारे साथ आदरणीय नलिन जी हैं, साथ में हमारे साथी गौतम जी हैं, लखनलाल निषाद जी हैं अपने क्रांतिकारी साथी, और मुसहरी प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष भाई विकास जी हैं, हमारे मुजफ्फरपुर जिला के क्रांतिकारी महासचिव हिमांशु शेखर जी हैं। तमाम साथी लोग बैठे हुए हैं हम लोग, और हम सभी लोग बात करेंगे आपसे। आप देखिए, पहले हम चाहते हैं कि आदरणीय नलिन जी को आप लोग सुनिए और ये बताएंगे आपको कि लीगल पहलू क्या है, विभिन्न पूर्व में इस तरह की घटनाओं में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्या क्या या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या क्या न्यायादेश पारित किए गए हैं। आप हम चाहते हैं, सीधे चाहते हैं कि आप हमारे विद्वान अधिवक्ता से आप रूबरू हों। संघर्षशील शिक्षकों, आपको सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। अभी एक संकट का दौर है, विशेषकर शिक्षकों के लिए। मुझे आप लोग के साथ जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसको देखने से ऐसा लगता है जैसा कि पढ़ने में आता है। मैंने तो कभी इमरजेंसी देखने का हमको मौका नहीं मिला, बट मुझे इमरजेंसी की याद आती है। जो कुछ पढ़ा या तथाकथित अभी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके मुंह से जो इमरजेंसी के अगेंस्ट बोला जाता है कि इमरजेंसी में किस तरह से किया जाता था। एक तरह से इमरजेंसी में तो फंडामेंटल राइट जो है सीज हो ही जाता है। अभी वर्चुअली इमरजेंसी का तो कोई घोषणा सरकार की तरफ से है नहीं, बट जो स्थिति विशेषकर शिक्षकों के लिए बनाई जा रही है वो एक तरह से इमरजेंसी ही बनाई जा रही है, क्योंकि संविधान के पार्ट 3 में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है जिसका हम लोग कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ उपयोग कर सकते हैं। उस पर कोई मनमाना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और मेरे समझ से अभी जो शिक्षकों का जो हाल फिलहाल धरना प्रदर्शन हुआ वो सारा संविधान के दायरे में ही था। उसके लिए संविधान में धरना प्रदर्शन को बिल्कुल जायज ठहराया गया है। और कुछ ऑफिसर या सत्ता में बैठे लोगों को यदि धरना प्रदर्शन पसंद नहीं है और उसके आड़ में यदि शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो आप लोग भरोसा रखिए कि ये माननीय उच्च न्यायालय में या किसी भी ऊपर के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। और जो भी पदाधिकारी इस तरह का पत्र निकाल रहे हैं, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शायद उन्हें संविधान की बेसिक समझ नहीं है। वो भले ही इतिहास भूगोल पढ़ के और बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए हैं, बट उससे संविधान की बेसिक समझ ही नहीं है। आपको यहाँ कुछ तथ्यों के आधार पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का हिंदी भाषी प्रदेश है। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है जो कि डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है। इस संविधान में अनुच्छेद 19 ख के विषय में स्पष्ट किया गया है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख और खंड 3। अनुच्छेद 19(1) ख भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निश्चित रूप से उस दिन की शिक्षकों की सभा शांतिपूर्ण थी, बिना हथियार के थी। इससे सार्वजनिक सम्मेलनों, सभाओं एवं जुलूसों का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है। वस्तुतः यह स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति का ही अंग है। जब तक सभा करने का अधिकार नहीं होगा, व्यक्तियों को अपने विचार का आदान प्रदान करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा।
इंग्लैंड में भी यह अधिकार वाक स्वतंत्रता का ही अंग माना जाता है। अन्य अधिकारों की भांति इस अधिकार पर भी प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इस अधिकार पर निम्नलिखित 3 आधारों पर निर्बंधन रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। क्या उस दिन की सभा शांतिपूर्ण नहीं है? शो कॉज इशू करने के पहले किसी पदाधिकारी ने इसको सोचा? सभा बिना हथियार के होना चाहिए। क्या एक भी एविडेंस है कि सभा में हथियार था? नहीं था। तीसरा, अनुच्छेद 19 के खंड 3 के अंतर्गत राज्य इस लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। क्या कुछ रीजनेबल एप्रीहेंशन था गवर्नमेंट के पास कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है? या कुछ भी नहीं था। खुद सरकार के अथॉरिटी ने वहां सभा करने के लिए सभा का जो जगह निर्धारित है वहां परमिशन दिया था। तो फिर पर्दे के पीछे कौन सा खेल हो रहा है, ये बिहार की जनता जानने चाहती है। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं जो शायद उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य, शिक्षकों को संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने के लिए आप शोकॉज कर रहे हैं। ये बताता है, दर्शाता है कि आप एक तरह से अघोषित रूप से इमरजेंसी लाने पर तुले हुए हैं। और वो भी वो लोग ला रहे हैं जो कि मीसा एक्ट से कई लोग प्रभावित है, कि इनके पिताजी मीसा एक्ट के तहत जेल गए हुए हैं और आज वो खुद वो काम कुकर्म करने के लिए तुले हुए हैं और शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर चीज है और इसका जवाब देना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि शिक्षकों के साथ जो लगातार विशेषकर नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ बातें तो मुझे आज तक भी कचोटती है। ये बात सही है कि समान काम समान वेतन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, वो हम लोग सबको स्वीकार है, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। सब कुछ न्यायालय का सम्मान हर भारत का नागरिक करता है, विशेषकर हम लोग लीगल फ्रेटर्निटी तो विशेष रूप से। लेकिन सरकार के सामने कुछ प्रश्न खड़ा है, हम भी सोचते हैं तो मुझे इसका उत्तर नहीं मिलता है। आखिर एक ही विद्यालय में एक ही बच्चे को एक ही चैप्टर पढ़ाने के लिए 2 तरह का वेतन क्यों? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या किसी मजदूर को आप लगा दीजिए उसे ईंट उठाने के लिए, सपोज दैट उसे 1000 ईंट उठाना है 1 घंटा में, दूसरे को भी कहा गया कि 1 घंटे के अंदर आपको भी 1000 ईंट उठाना है। पारिश्रमिक तय हुआ कि इसके लिए आपको हम 500 रुपये देंगे, एक को कहेंगे कि नहीं आपको हम 200 रुपये ही देंगे। तो क्या जिसको 200 रुपये दे रहे हैं उसे कम एनर्जी लगा, कम ताकत लगा? इसी सिद्धांत पर क्या वो नियोजित शिक्षक जो कम पैसे में पढ़ा रहे हैं उसका क्या एनर्जी कम लग रहा है? तो ये सरासर संविधान को बाईपास करने का, समानता का अधिकार मुझे तो लगता है किताब में ही लिखा रह गया। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ भी आदेश दिया वो स्वीकार्य है, क्योंकि सरकार ने अपना वहाँ पक्ष कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ के रखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कंसिडर किया। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार से हमारी अपेक्षा है, क्योंकि हम लोग का देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है। बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर वो ध्यान दे, क्योंकि हर चीज न्यायालय नहीं तय करता है। और उसके लिए हम लोग यदि मांग करते हैं तो शोकॉज कीजिएगा। शिक्षकों का जो भी मांग है क्या वो जायज नहीं है? उस पर बैठ के चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ मीडिया में सरकार के मंत्री और पदाधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि वार्ता होगी, तो वार्ता होगी तो ये पीठ पीछे फिर ये शोकॉज का कहां से तुक आ गया? और क्या लगता है आपका शोकॉज न्यायालय में टिक जाएगा? तो आप बिल्कुल भ्रम में हैं, आपको संविधान की बेसिक जानकारी नहीं है। ये आपका न्यायालय में औध मुंह गिरेगा। आगे हम और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं। इस पुस्तक से और भी एविडेंस है, सरकार पहले भी ऐसा की है, बिहार सरकार, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके आदेश को पलट दिया है। अभी पहले मैं उस विषय में आप लोग को एक दे देता हूं जानकारी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक फैसला रिपोर्टेड जजमेंट है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 166 में। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोपोजिशन लेट डाउन किया गया था। इसमें रिलीवेंट पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। रूल 4 ऑफ बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1956 in the form in which it stands prohibiting any form of demonstration for the redressal of grievances of the government servants is violative of fundamental rights guaranteed to them under Article 19(1)(a) and (b) of the Constitution of India should therefore be struck down. The rule is so far as it prohibits a strike cannot be struck down since there is no fundamental right to resort to a strike. The provision of rule cannot be sustained under clause 2 and 3 of the Article 19 of the Constitution. The vice of the rule commits in this that it lays a ban on every type of demonstration and does not confine itself to those forms of demonstration which might lead to disturbance of public tranquility. Therefore, the entire rule has to be struck down and as unconstitutional. तो उस वक्त भी बिहार सरकार ने बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट CCA रूल्स में चेंज किया था। उसमें प्रोविजन बना दिया था कि यदि आप धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो उस पर आप पर कार्रवाई होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) का उल्लंघन पाते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सरकार आज भी तो सेम स्टैंड ले रही है। आज भी सरकार को लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया गया है वो संविधान के दायरे में किया गया है। एक और केस का जिक्र करेंगे, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ओके घोष एंड अनदर्स वर्सेज EX जोसेफ 1963 AIR सुप्रीम कोर्ट 812 नंबर पर रिपोर्टेड है, पेज नंबर पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो सिद्धांत अवधारित किया वो क्या था? A disciplinary rule prohibited government servants from participating in any demonstration. The court held the rule to be invalid. यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी डेमोन्स्ट्रेशन में आप पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस रूल को ही इनवैलिड कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का यही हमारा डायरेक्शन है। बट दुर्भाग्य से सरकार में बैठे आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। या तो जानकारी नहीं है, नहीं तो माना जाएगा वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो अभी शिक्षकों के लिए संकट की दौड़ है, विशेषकर उन साथियों के जिनके खिलाफ शोकॉज किया गया है और उन्हें डराने की कोशिश किया जा रहा है। निश्चित रूप से उसके लिए कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार से। और हमें एक चीज डिसिप्लिन अपने में भी पालन करना है, कभी भी संविधान के दायरे से बाहर जाके हमें कोई काम नहीं करना है। हमें अपना बात को, अपना विरोध को संविधान के दायरे में रखना है। और यदि सरकार का कोई भी दमनकारी आदेश आता है तो उसको हम लोग अदालत में सरकार के दमनकारी आदेश को अदालत में चुनौती देंगे। अब मेरा कहना है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या सरकार ने उसके लिए परमिशन नहीं दे रखा था? सरकार ने जो स्थल निर्धारित किया था वहीं पर तो धरना प्रदर्शन किया गया। तो आखिर सरकार को ऐसी कौन सी इनपुट मिल गई कि इसमें गड़बड़ी है? विधिवत शिक्षकों ने CL लेके वहां अपना धरना प्रदर्शन में योगदान दिया। क्या सरकार के द्वारा CL पर कोई रोक लगाई गई थी? नहीं लगाई गई थी। CL लेना भी सर्विस संबंधित सर्विस रूल्स में अधिकार है और सरकार के द्वारा कोई रोक भी पूर्व से नहीं लगाया गया था और सरकार की ये जानकारी में थी। सरकार द्वारा बार बार पत्र निर्गत किया जा रहा था कि सोशल मीडिया के थ्रू भी शिक्षकों का जो कम्युनिकेशन होता है उस पर नज़र रखा जाए। सरकार के नज़र में थी कि CL लेके शिक्षक जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। सरकार को यदि कुछ लग रहा था आपत्तिजनक तो सरकार पहले क्यों नहीं रोकी?
और स्वीकृत सीएल स्वीकृत करा के गए हैं, तो अब सरकार किस मंशा से शोकॉज कर रही है उस ग्राउंड पर? इसमें तो कुछ भी गैर वैधानिक नहीं है। तो सारा कुछ जो किया जा रहा है उसका लबोलुआब यही है कि सरकार शिक्षकों का दमन करना चाहती है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मांग का गला घोटना चाहती है और आमादा है सरकार। सरकार भूल गई, विशेषकर मेरा आरजेडी से विशेषकर शिकायत है। आप लोगों ने क्या किया? चुनाव में घूम घूम के शिक्षकों का वोट लेने के लिए शिक्षकों को आप लोगों ने गुमराह किया कि हमारी सरकार आ गई। आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला, घोषणा पत्र में डाला कि हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए समान काम समान वेतन लागू होगा, बहुत सारे वादा की। आज आपकी वादा कहाँ गए? आपको आपका नैतिकता यही है? आपको शर्म नहीं आती है? किस मुंह से दूसरे को आप लोग कहते हैं? आपसे तो गया गुजरा कोई वादा खिलाफ ही कोई पार्टी हो ही नहीं सकता है। और वर्चुअली माना जाए इसमें किसी पार्टी का नहीं कह सकते हैं। इस हमाम में तो सारे नंगे हो चुके हैं। सत्ता साइड जब जाता है तो लोगों का सुर बदल जाता है, जब वही विपक्ष में आता है तो उसका सुर दूसरा हो जाता है। किस तरह का सोसाइटी बनाना चाहते हैं, किस तरह का बिहार के जनता को दे रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। क्या वेलफेयर स्टेट पे कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के रूप में शोषण होते रहेगा? आज कितने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर सब हैं, संविदा पर गेस्ट टीचर हैं, सारे का भविष्य बर्बाद उनका। वो इस लालच में बेचारे इस आशा में काम करते हैं कि भविष्य में सरकार हम पर दया करेगी, हम लंबे समय तक काम करेंगे तो हमें हमारे सेवा को रेगुलराइज किया जाएगा। और आप लंबे समय तक काम करने के बाद उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। छुट्टी उनका दशहरा में गर्मियों की छुट्टी का वेतन काट लेते हैं। आखिर देश में कौन सा व्यवस्था लाना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट हर तरह से संविधान विरोधी है। वो छात्र हित में, देश के युवाओं के हित में कदापि नहीं है। और दुर्भाग्य से कोई भी पार्टी इसको चुनाव में मुद्दा नहीं बनने देना चाहता है, क्योंकि इसमें दोष हमारे देश के युवा वर्ग का भी है। हम लोग जात पात के सोच से इतना नीचे गिर चुके हैं कि हम लोग अपना मांग को उठाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कभी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के विरोध में क्यों नहीं चुनाव में मुद्दा उठता है कि नहीं हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट को खत्म करेगा हमेशा के लिए कानून बना के। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट जो है युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, घर बर्बाद कर रहा है, कहीं का नहीं छोड़ता है। कितने युवाओं को ऑफिसर्स के रहम पर छोड़ दिया जाता है। नहीं ऑफिसर्स का आप चमचागिरी कीजिए, कुछ समय के बाद आपका कोई बहाना लगा के कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपका रद्द कर दिया जाएगा। आपको कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हर जगह यही होगा कि आपका तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है। तो आखिर क्या है? रेगुलर अपॉइंटमेंट वाले को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 का प्रोटेक्शन मिलता है। नियोजित शिक्षकों को भी बेचारे को कमजोर ही प्रोटेक्शन है, बट कुछ हल्का दिया गया है रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के दायरे में। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट को तो वाले को तो कितने बार ये देखने में आता है कि उनको रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी लाभ नहीं दिया जाता। तो आखिर ये सरकार वेलफेयर स्टेट, नीतीश जी बहुत लंबे लंबे दावा करते हैं परिवर्तन कर देने का बिहार का, और हमारे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, उनके वादों का हुआ क्या? आखिर आप धमकी देते हैं, आप मुकदमेबाजी में फंसाते हैं टीचर को, आप उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। आप भूल गए जेल में आपके पिताजी गए थे, और वो किस लिए गए थे वो सारा बिहार जानता है, कहने की जरूरत नहीं है। सजा याफ्ता हैं, आप चार्जशीटेड हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ आप इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कल को हो सकता है आपको बुरा लगेगा, हम पर भी आप FIR करा दीजिएगा, बट FIR से हम डरने वाले नहीं हैं। जेल और बेल के बीच वकील का जिंदगी घूमता है। और समझ लीजिए खास करके वो लाट साहब लोग, ये देश की आज़ादी की लड़ाई में वकीलों की बहुत अहम भूमिका थी, शिक्षकों की भी भूमिका थी। उस वक्त भी ICS ऑफिसर्स हुआ करते थे जो कि सरकार के पीछे घूमती थी। संघर्ष के लिए जनता मजबूर कर रहे हैं आप लोग जनता को, और छात्रों को, शिक्षकों को, सारे का भविष्य अंधकार कर रहे हैं। कभी आप लोग अपने बारे में सोचते हैं? आप लोग को वेतन बढ़ाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आप लोग का तो बिना अवरोध के आप क्या जाते हैं पब्लिक से परमिशन लेने कि हम वेतन बढ़ाएं अपना कि नहीं? आपको तो सारी सुख सुविधा चाहिए।
यदि मुख्यमंत्री हैं तो आप अपने लिए स्पेशल कानून बना लेते हैं कि मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी लंबे समय तक आप अपना सुविधा अवेल करते रहिए। लेकिन आप अपने नियोजित शिक्षकों को, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट वाले को, उनका इतना शोषण कीजिएगा, ये घोर आपत्तिजनक है। हम एक चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं, यह क्योंकि तमाम शिक्षकों के मन में जिज्ञासा है कि निलंबन की कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और उच्च न्यायालय के द्वारा उस निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। ये तो होना ही होना है, 200% होना है। या 2 महीने हमको निलंबित रख ले, 6 महीने रख ले, जितने दिनों तक सुनवाई नहीं हो पाती है उतने दिनों तक रख पाएंगे, सुनवाई होगी और पहले डेट पर हम लोग का निलंबन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ चाहते हैं, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं इन्होंने इतिहास कायम किया है, तो एक इतिहास, नया इतिहास भी कायम होना चाहिए। इस देश के अंदर जो ऑफिसर्स लॉबी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स से सोचते हैं कि हम अपने पद का मैक्सिमम दुरुपयोग करें। हमने एक आदेश निकाल दिया, इनको निलंबित कर दिया और ये फिर कोर्ट का चक्कर काटते रहेंगे, फिर निलंबन आदेश रद्द हो जाएगा, उसका मेरा क्या बिगड़ा, आखिर इतने दिनों तक ये सफ़र किए। तो हम इस बार यह चाहते हैं, हम तमाम अपने साथियों से कहना चाहते हैं और तमाम साथियों को अवगत कराना चाहते हैं इस बात को लेकर कि यदि हमें निलंबित किया गया तो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित होगी, वो सफ़र करेंगे, हमारे परिवार के लोग सफ़र करेंगे। तो जब तमाम लोग सफ़र करेंगे, हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जब हम सफ़र करेंगे तो उसके बाद में इन लोगों के ऊपर में हम लोग क्या डैमेज सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। निश्चित सिविल रिमेडी तो है ही, सिविल रिमेडी है, डैमेज सूट कर सकते हैं। और हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय से भी प्रेयर रहेगा, हमारे प्रेयर में रहेगा कि इनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन ले, क्योंकि ये जानबूझकर दंडात्मक कार्रवाई करने शो कॉज तो किए हैं। शो कॉज में हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कोट करके जजमेंट लगा के दे रहे हैं। तो अब यदि उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के देखने के बावजूद भी वो सस्पेंशन की कार्रवाई करते हैं तो ये तो स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का स्पष्ट खुलेआम उल्लंघन होगा कि हम इसको नहीं मानते हैं। हम आर्टिकल 19 में जो लिबर्टी दिया गया है सभा करने का शांतिपूर्ण तरीके से, उसको हम नहीं मानते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर है और ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा कि नहीं। इसमें एक बात हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को जब हम उनके संज्ञान में ला देते हैं कि ऐसा आदेश है जिसमें आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं धरना प्रदर्शन में भाग लेने के आधार पर, तो क्या ऐसे मामले में माननीय उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में अवमाननावाद की प्रोसीडिंग चलेगी? इसके लिए क्या हम लोग अगर कहें कि नहीं इन पर अवमाननावाद चलाइए, क्योंकि हमने उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को इनके संज्ञान में लाया, इसके बावजूद ये उसको सुपरसीड कर दिए, तो क्या उन पर कंटेम्प्ट चल सकता है? नहीं, ये माननीय उच्च न्यायालय के दायरे में आता है। हम लोग के प्रेयर पोर्शन में ये रहेगा कि इनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के हमारे शो कॉज की भी कॉपी तो लगेगी रिट में निश्चित रूप से, तो उसमें रहेगा कि हमने इनको शो कॉज में लिख के दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, इस तरह का प्रोपोजिशन लेट डाउन किया जा चुका है और संविधान का आर्टिकल 19 का ये मैंडेट है। उसके बावजूद ये हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे बिना किसी एविडेंस के, तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय मुख्य दर्शक तो है नहीं, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे फंडामेंटल राइट का गारंटी देने के लिए उसके गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही तो होते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओके घोष एंड अनदर, इस मामले में 1962 का जजमेंट है, डिसाइडेड ऑन 30/10/62। 1962 का जो जजमेंट है, इसमें इसके पेज नंबर, जजमेंट के पेज नंबर 3 पर लिखा है, दिस कोर्ट हैज हेल्ड दैट रूल 4A in the form in which it now stands prohibiting any form of demonstration is violative of the government servants' rights under Article 19(1)A and B and should therefore be struck down। तो इस प्रकार का जो ही ये बिहार के कंटेक्स्ट में ही ये बिहार के कंटेक्स्ट में ही है, तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के आदेश को रद्द कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं उसमें आदेश को नहीं, इनके रूल को स्ट्रक डाउन किया, जो रूल ये इन्होंने असेंबली से पास करके बनाया होगा, इस कानून को रद्द कर दिया यहाँ, या जो भी हो, या 309 आर्टिकल के अंदर ही यदि बनाया होगा तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और ये तो अभी जो निकाल रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सब निकल रहा है। एक हम ऑर्डर मेरे नज़र में आया ACS का कि कोई भी धरना प्रदर्शन वगैरह में भाग नहीं लेंगे,
तो वो भी ऑर्डर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, एक चीज जो हम लोग प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना बच्चों को ही पढ़ाते हैं, छठा से सभी किताबों में मिल जाए, तो उस प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जब पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, है ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In this our Constitutional Assembly, this 26th day of 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इसमें जो बात यहाँ पर आती है कि fraternity assuring the dignity of individual, जब व्यक्ति के गरिमा की जब बातें आती है तो व्यक्ति की गरिमा में क्या शिक्षकों का निरीक्षण ऐसे लोगों से कराया जा रहा है जो हमसे लेसर वेज पर काम कर रहे हैं, जो इस प्रकार से जस्ट लाइक डेली वेजेज वर्कर हैं, और इस प्रकार के लोग यदि आकर हमारा निरीक्षण कर रहे हैं, हमारा सुपरविजन कर रहे हैं और वो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, तो क्या यह हमारे डिग्निटी पर कुठाराघात है? यानी निश्चित रूप से इसमें पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट आया था, जबकि इन लोगों ने आदेश जारी किया था जीविका दीदी के द्वारा निरीक्षण कराने का, और उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने स्ट्रक डाउन कर दिया। बिहार सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उनका अभी केस पेंडिंग है और उसमें नोटिस इशू किया गया है, ऑलरेडी उसमें वहाँ अपना पक्ष रखा जाएगा संघ के तरफ से। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सरकार में बैठे अधिकारी जो हैं वो टीचर का मोरल तोड़ना चाहते हैं इस तरह से करके। शिक्षक, कोई भी शिक्षक है तो एक क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, और उसको कहीं ना कहीं मोरली तोड़ने के लिए, उनसे कम क्वालिफाइड लोगों से अपमानित कराने के लिए इस तरह का प्रपंच रचा जा रहा है। निश्चित रूप से ये भी न्यायालय में जाने योग्य मामला है। या तो हमारी गरिमा पर कुठाराघात है, हमारे व्यक्तिगत गरिमा पर भी कुठाराघात है। या तो ये जो कुल मिलाकर के जो बातें आ रही है, हम आप तमाम साथियों को, आपने आदरणीय नलिन जी की बातों को आपने सुना, जो लीगल पहलुओं को उन्होंने बताया है, कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां सामने हैं उसमें हमें तो यही लगता है कि ये सरकार जिस तरीके से इंदिरा आवास सहायक, विकास मित्र, सत्यानाश मित्र तमाम लोगों को विद्यालयों में भेज करके और जो किया जा रहा है, यह हमारे गरिमा पर, व्यक्ति की गरिमा पर यह कुठाराघात है। दिस इज डिमीनिंग स्ट्राइक ऑन द डिग्निटी ऑफ टीचर्स। इसलिए हम लोग जो अभी जो कहा जा रहा है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम इन लोगों को अपना सुपरवाइजरी अथॉरिटी मान लें, आप जो कह रहे हैं कि जो कुछ भी उल्टा सीधा आदेश हो गया उस आदेश को हम मान लें, ये आदेश कैसे मान लेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे। गधों को घोड़ा कहना है, कैसे कहें? उल्लू को तोता कहना है, कैसे कह दें? तुमने तोड़े लाखों सपने, भाग विधाता, कैसे कहें? नहीं कहेंगे, कदापि नहीं कहेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जिससे भी लड़ना हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी पदाधिकारी लोग हैं जो अपने को बहुत ताकतवर समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वह कोई रॉबिन हुड आ जाए या कोई हिटलर शाह आ जाए, तानाशाह आ जाए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक बात याद रखिएगा, जब आप अत्याचार करेंगे, जब कोई भी व्यक्ति अत्याचार करता है, अपने सीमा मर्यादा को तोड़ देता है, तो यह जान लीजिए उसी दिन उसकी हार हो जाती है, आपकी जीत नहीं है। जब कभी भी लड़ाई होती है, जब संघर्ष होता है दो पार्टियों में, दो पक्षों में, जंग के मैदान में भी यदि युद्ध होता है तो व्यक्ति भले ही मर जाता है, जीतती उसकी बहादुरी है। मरने वाला व्यक्ति भी, उसकी भी बहादुरी जीत जाती है। अभिमन्यु को 7 महारथी मिलकर के मार, 7 महारथियों की जीत नहीं हुई, अभिमन्यु का शरीर मर गया लेकिन अभिमन्यु जीत गया, उसकी वीरता जीत गई, आज भी पूजनीय है, वंदनीय। इसलिए आप जब यह सोच रहे हैं, अगर कोई शेर अगर जंगल में पूरा अत्याचार मचा दे कि हमारे पास ताकत है, हम आपको मार डालेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, और जब सारे लोग यह सोच लेंगे कि हमारी जान सांसत में तो मरना ही है, तो जब मरना ही है तो मरने का जब भय मिट जाएगा, उस समय एक शेर के आंख में आंख मिलाकर हिरन का शावक यदि बात करने लग जाए, समझ लीजिए उस हिरन का शावक जीत गया और शेर वहीं पर हार गया। भले ही शेर उसको मार दे, लेकिन आंख में आंख डालकर अगर बात करने लग जाए। आज बिहार की सरकार नियोजित शिक्षकों से लड़ रही है, और एक अदना सा नियोजित शिक्षक आपके अधिकारियों में के आंख में आंख डालकर बात करने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार है, तो आपकी हार वहीं पर हो गई। लानत है आपको अपनी योग्यता पर। आप जो समझते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो लानत है आपकी विद्वता पर। यह कौन सी आपकी विद्वता है? आपकी विद्वता आपको खाए जा रही है। हमसे पढ़ा विद्या ददाति विनयम, जब जो व्यक्ति विद्वान होता है उसमें विनम्रता आती है, लेकिन आपने क्या किया? आपको मैं इतिहास का उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखें इतिहास में सभी लोग पढ़ते हैं, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह इसी बिहार की धरती के थे, और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र
जो 5 साल और 7 साल का बच्चा, जब औरंगजेब जैसा अत्याचारी व्यक्ति, जो उसके अत्याचार से पूरी दुनिया डरती थी, और जब उसके आंख में आंख डालकर कहा कि मैं तुम्हारी अधीनता को स्वीकार नहीं करता, मैं तुम्हारे हुकूमत को नहीं मानता हूं, मैं तुम्हारे प्रभाव प्रभुत्व को नकारता हूं, सिरे से खारिज करता हूं, तो 5 साल का बच्चा भले ही दीवार में चुन दिया जाता हो, वजीर खान उसका सेनापति भले ही दीवार में उसको चुनवा दिया, लेकिन उन दोनों बच्चों की बहादुरी जीत जाती है, जो आज भी पूजनीय है। उस धरती पर लोग नमन करने के लिए जाते हैं जहां पर वो दोनों बच्चे अपनी शहादत दिए। औरंगजेब भी हार जाता है 5 साल के बच्चों के सामने। ये रॉबिन हुड साहब, आप तो समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपकी विद्वता वहीं पर हार गई जहां पर एक नियोजित शिक्षक आपका जवाब देने के लिए तैयार करा है, और मैं तो इंतजार में बैठा हूं। मैं तो अपने घर में स्पेशली मिठाई मंगा कर रखा हूं कि मेरे निलंबन की चिट्ठी लेकर जो आएगा उसको मैं मिठाई खिलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा दाग हमारे करियर में जरूर लगे। ये दाग बहुत ही अच्छे दाग नहीं मिटते हैं, यह हमारे करियर का दाग रहना चाहिए। यह जो लोग भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है, याद रखिएगा ये इतिहास लिखा जाएगा। नियोजन के कलंक को मिटाने के लिए जो इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका जब इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम स्वर्णिम अक्षर में होगा, या स्वर्णिम अध्याय लिखने का समय है, और निलंबित कर दिया जाएगा। तो आज तक इस तरह के बहुत सारे लोग आए और गए और चले जाएंगे, याद रखिएगा। यह परिवर्तनकारी है। हम आपको चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आगाह करना जरूर चाहते हैं। हम अपना निलंबन रद्द करा लेंगे, इतना हमें पता है, हमको इतनी विद्या है, इतना हम पढ़े लिखे जरूर हैं, इतना ज्ञान हमें है कि हम अपना निलंबन रद्द करा लेंगे। लेकिन आप तय करिए। 38 जिलों में कार्रवाई हो रही है, याद रखिएगा। 38 जिले में जिस दिन अवमानना का केस होगा, जिस दिन आप हाईकोर्ट में दौड़ेंगे तो एक जगह दौड़ेंगे, लेकिन जब 38 जिले में जब हम डैमेज सूट दायर करेंगे, तो उस डैमेज सूट की कार्रवाई जब चलेगी तो आपको 38 जिला में जाना होगा, और हर व्यक्ति को आपको उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। बैटरी चूंकि लो हो चुका हुआ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे कि मेरे प्यारे साथी, जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़े, डरने की जरूरत नहीं है। सारी लड़ाई हम लड़ेंगे, और पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया अपनी सभी।